नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है। आज हम इस सीरीज़ की हमारी 90वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। प्रमुख आभूषण जो उत्तराखंड के हैं वे किस अंग में पहने जाते हैं, ये सवाल बनता है। प्रमुख परिधानों को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट परिधानों के सवाल हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी प्रथाएं यहाँ चलती हैं उनको लेकर सवाल आते हैं। उनसे जुड़े सवाल आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मेलों को लेकर, उत्सवों को लेकर, यहाँ की सांस्कृतिक तत्वों को लेकर के सवालों को देखा था। आज हम आभूषण, परिधान और प्रथाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता है? तो देखिए, इनमें से कौन सा आभूषण है जो कान में नहीं पहना जाता है? मुंदड़ा आभूषण या मुरखली या मुर्खी भी कहते हैं, कान का आभूषण है। तुगियल, ये भी कान में पहना जाता है। गोरख, ये भी कान में पहना जाता है। उतरौले, ये भी कान में पहना जाता है। तो इस क्वेश्चन को करेक्ट करना कि इनमें से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है। तो कान में पहने जाने वाले आभूषण आपने बताना है। चारों के चारों आभूषण कान में पहने जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जो तुगियल हो गया, इसके अलावा गोरख हो गया, मुरखली या मुंदड़ा हो गया, कई बार पेपर में आए हैं, इनको याद करेंगे। इसके अलावा उतरौले आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में। इसके अलावा एक और है झुपझुपी आभूषण, इसे भी कान में पहना जाता है। ठीक है। अगला, चरयो आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो जो चरयो आभूषण है, चरयो या चरे भी इसको लिखा जाता है और ये पहना जाता है गले में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एक तरह की यह माला होती है और माला गले में पहनी जाती है। ठीक है। गले में और हंसुली, इसको भी पहना जाता है, इसको भी याद करना। हंसुली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में। इसके अलावा चंद्रौली हो गया, ये भी गले का आभूषण है। चरयो या चरे पूछा जाता है, गले का आभूषण है। निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? हाथों में पहने जाने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है? देखिए, जो धगुले है हाथ में पहनते हैं। पौंछी, इसको भी हाथ में पहनते हैं। मुंदड़ी यानी अंगूठी, इसे भी हाथ में पहना जाता है। गोखले आभूषण, ये भी हाथ में पहना जाता है। गोरख आभूषण कान का है, गोखले हाथ का है। ठवाक, ये भी हाथ में पहना जाता है। तो यहां पर आपके पांचों के पांचों हाथों में पहने जाते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इनमें से जो गोखले आभूषण है इसे बाजूबंद के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये दूसरा नाम भी आपने याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा मुंदड़ी हो गई, पौंची हो गई, ठवाक हो गया, ये सब आभूषण किसके हैं? हाथों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ठीक है। तगड़ी या तिगड़ी आभूषण कहां पर पहना जाता है? यह पेपर में आ चुका है। जो तगड़ी आभूषण या तिगड़ी भी इसको लिखा जाता है, यह आभूषण कमर पर पहना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इस आभूषण को, ये जो तगड़ी आभूषण है, इसे करधनी के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है। बेसिकली ये जो कमर का आभूषण होता है, तगड़ी या तिगड़ी, जिसे करधनी भी कहते हैं, इसे उत्तराखंड में संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। शुद्धमन आभूषण निम्न में से कहां पर पहना जाता है? जो शुद्धमन है हमारा, शुद्धमन आभूषण, इसे कंडवा भी कहते हैं और ये कहां पहना जाता है? इसे पैरों में पहना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पैर की आभूषणों की अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट है कंडवा, जिसे कहते हैं शुद्धमन। इसके अलावा पौंटा, पौंटा भी कहां पर पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। पौंजी हाथों में, यह है पौंटा जो कि पैरों में पहना जाता है। ठीक है। अगला है हमारा, बच्चों को बुरी नजर या बीमारी से बचाने हेतु प्रयोग किया जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उन्हें बगनखा यह आभूषण पहनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसके अलावा कष्ट निवारण के लिए या ग्रह शांति के लिए एक और आभूषण उत्तराखंड में चलता है, जिसे चंद्रौली कहा जाता है। इसको भी याद करेंगे। ठीक है। जौहर क्षेत्र के आभूषणों को क्या कहते हैं? तो जौहर क्षेत्र में आभूषणों के लिए हथकान शब्द का इस्तेमाल होता है।
ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो कुमाऊं का हमारा जो जौहर क्षेत्र वाला इलाका है, पिथौरागढ़ का जो पूरा इलाका है, यहां पर उनके आभूषणों को या उनकी भाषा में आभूषणों के लिए हथकान कहा जाता है। उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट आभूषण हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे एक आभूषण का नाम है पुलिया। इसे पांव की जो सबसे छोटी उंगली होती है उस पर पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक ऊपर देखा था झुपझुपी, जिसे झुपिया भी लिखा जाता है, गले का आभूषण। इसके अलावा पौला, ये आभूषण भी यहां चलता है, यहां पे जौहर क्षेत्र में ये भी गले का आभूषण है। एक है सुतुआ, कहां पहना जाता है, गले में पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा मुर्खी है, इसे कान के अंदर पहना जाता है, कान में पहना जाता है, ठीक है, मुर्खी। अगला, विभिन्न अंगों में पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषणों का सही मिलान करें। एक तरफ प्रमुख अंग है, दूसरी तरफ उनमें पहने जाने वाले आभूषण। हाथों में कौन कौन से आभूषण आते हैं, क्या ये सारे के सारे हाथों में पहने जाते हैं, चाहे धगुले है, हिरौदा है, सुआ, टूड़ी, पीली, पौंची और ठोका या ठवाक यहाँ पे होगा। ये सारे के सारे हाथों में पहने जाते हैं, ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। बाजू में गोखले, देखिए गोखले पर्टिकुलर बाजू में पहना जाता है, जिस वजह से इसे बाजू बंद भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में बाजू नहीं देता है तो आप इसे हाथ का आभूषण कहेंगे, ठीक है। पैरों में चेन पट्टी हो गई, अमरती तार हो गया, इसके अलावा लच्छे, शकुंतला, प्याला या पोंटा, ये सारे के सारे पैरों के हैं, सही है। कान में झुरझुपी या झुपझुपी जिसको कहते हैं या झुपिया हो गया, मुरखली, बुजनी, तुग्गल, मुनाड़, उतरौल, सारे कान के हैं। और गलों में बात करें तो हंसुली, धुबड़ा, चरे, तिलहरी, हंसुला और सूतिया या सुतुआ जिसको कहते हैं, ये सारे के सारे गले के आभूषण हैं। तिलहरी हो गया और हंसुला हो गया, ये पेपर में आ चुके हैं। यहां पर पांचों के पांचों आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला, पारंपरिक परिधानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य है। तो पारंपरिक कुछ परिधान यहां पे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाला असत्य है आपने बताना है। पहला, घाघरा, यह कमर में बांधा जाने वाला घेरदार वस्त्र होता है, क्या ये सही है। पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। झगुली, छोटी बालिकाओं की ये पोशाक होती है, ये भी सही है। शुरयाव, पैजामे का पर्याय है जो सामान्य पैजामे से काफी अधिक चौड़ा होता है, यानी सुरयाव एक तरीके का पैजामा ही होता है, उसी का पर्यायवाची है, बस थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है, ये वाला भी सही है। फतुई, केवल महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला रेशमी परिधान है, ये वाला आपका गलत है। देखिए फतोई जो होता है इसे जाखट या जो इसका सबसे कॉमन नाम है बास्कट के नाम से जाना जाता है। यह बिना आस्तीन वाला, बिना गले की डिजाइन वाला एक कुर्ते और स्वेटर के ऊपर पहने जाने वाला परिधान होता है और इसे आमतौर पे पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। जो बास्केट होती है बेसिकली कुर्ते के ऊपर जो पहनी जाती है उसे ही फतोई कहते हैं और ये आमतौर पे पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन डी आपका गलत है। क्यों गलत है हमने उसको भी देखा, ठीक है। अगला, यात्रा आदि के दौरान जाड़ों में शरीर को ढकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले क्रीम रंग के ऊनी वस्त्र को क्या कहते हैं, जिसे स्थानीय बुनकरों के द्वारा बनाया जाता है। तो यात्रा के दौरान जाड़ों में जब यात्रा होती है, ये लोग यात्राएं करते हैं तो ठंड से बचने के लिए एक क्रीम कलर का एक ऊनी वस्त्र यहां पर पहनते हैं जिसे स्थानीय बुनकरों के द्वारा बनाया जाता है। इस वस्त्र को कहते हैं पंखी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो टांग है ये भी एक इंपॉर्टेंट परिधान है, नॉर्मली पगड़ी जैसा ये होता है, ठीक है। रंगवाली पिछौड़ा के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। रंगवाली पिछौड़ा ये भी उत्तराखंड का एक इंपॉर्टेंट परिधान है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली ये कुमाऊं का एक पारंपरिक परिधान है, एक मांगलिक परिधान है, मांगलिक अवसरों पर इसको पहना जाता है। यह कुमाऊं अंचल में शादी ब्याह यज्ञोपवीत नामकरण मांगलिक अवसरों पर महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ये वाला सही है। इसमें विभिन्न अल्पनाएं एवं प्रतीक चिन्ह उकेरे जाते हैं। यह जो रंगवाली पिछौड़ा होता है इसके ऊपर कई सारे डिजाइन बनाए जाते हैं, अल्पना इसके ऊपर बनाई जाती है, यानी जो रंगोली होती है। ये वाला भी सही है और पहला वाला भी सही है। पूछा था कौन सा सही है, यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला, उत्तराखंड की पारंपरिक श्रम एवं सहयोग प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हम यहाँ पर रहने वाली या यहाँ पर चलने वाली कुछ प्राचीन प्रथाओं के बारे में, कुछ प्रथाएं जो आज भी चलती हैं, कुछ प्रथाएं जो लगभग समाप्त हो चुकी हैं, कुछ प्रथाएं जो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, उनके बारे में बात करेंगे।
तो पारंपरिक श्रम और सहयोग से जुड़ी हुई प्रथाओं के बारे में यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, देखिए। कृषक कार्य करने वाले लोगों के द्वारा पुरोहित वर्ग को दिए जाने वाला अनाज निसरी तथा कृषि सहयोगियों को दिया जाने वाला अनाज खली या खल कहलाता है। क्या ये वाला सही है आपका? देखिए, उत्तराखंड में एक प्रथा यहां पे चलती है जिसको लेकर एक सवाल भी आया था, जजमानी प्रथा। ठीक है, जजमानी प्रथा को खलौटी प्रथा, खलौथी प्रथा या खलिक प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद करेंगे, इसे खलौटी भी कहते हैं और खलौथी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे खलिक प्रथा भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो किसान कार्य करने वाले लोग होते हैं वो पुरोहितों और किसी कार्य में जो उनकी मदद करते हैं उनको अपनी जो नई उपज होती है उसका कुछ हिस्सा वो देते हैं। पुरोहितों को भी देते हैं और अपने साथ जो काम करते हैं, उनके साथ जो लोग काम करते हैं उनको भी देते हैं। पुरोहित वर्ग को जो वो अनाज देते हैं उसे निश्री कहा जाता है और जो अपने साथी किसानों को वो अनाज देते हैं उसे खलौ या खल कहा जाता है। और यह अनाज देने की जो प्रथा है इसी को कहते हैं जजमानी प्रथा। तो इसको याद करना है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जजमानी प्रथा है जिसमें जो किसान होते हैं जब उनकी नई उपज होती है तो वो दो लोगों में बांटते हैं। बेसिकली ये दो समुदायों में देते हैं, पुरोहित वर्ग को भी देंगे, अपने पुरोहितों के यहां देंगे, और जो उनके साथी किसान थे उनको देंगे। जो किसानों को देते हैं उनको खली या खल कहते हैं, जो पुरोहितों को दिया जाता है उसे निसरी कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रथा को कहते हैं जजमानी या खलौटी प्रथा। सवाल आया था जजमानी प्रथा का संबंध किससे है, तो अन्न के डिस्ट्रीब्यूशन से है, अन्न का प्रदान करने से है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, जौनसार भावर में विवाह के अवसर पर प्रति वस्तु के लिए निकटस्थ लोगों के द्वारा मात्र 1 रुपया प्रति वस्तु देकर आपस में बांटने की प्रथा को बांट प्रथा कहते हैं। ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। बांट प्रथा बेसिकली जौनसार भावर क्षेत्र में हमारी चलती है। यहां पर विवाहों के मौके पर जो वस्तुएं होती हैं जैसे अन्न हो गए, उनके लिए जो नजदीकी रिश्तेदार होते हैं उन लोगों से 1-1 रुपया प्रति वस्तु यहाँ पे लिया जाता है। और जब दूसरे के यहाँ पे शादी होती है तो फिर वहां पर भी यही फॉलो होता है ताकि सब को इसका लाभ मिल सके। इसी को जहां पे सब लोग जो निकट के रिश्तेदार होते हैं अपना कुछ ना कुछ योगदान वहां पे देते हैं, इसी को कहते हैं बांट प्रथा। कहां चलती है? मुख्य रूप से जौनसार भाबर में। ठीक है, गांव में आपसी सहयोग हेतु किया जाने वाले मुफ्त श्रमदान की प्रथा को पेड़ियाल प्रथा कहते हैं। पेड़ियाल प्रथा या पौड़ियाल प्रथा, इसको याद करेंगे। ये क्या है? मुफ्त श्रमदान आपसी सहयोग के लिए। जैसे मान लीजिए गांव में धान वहां पे लग रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, गांव के सभी लोग मिलकर के किसी एक व्यक्ति के खेत में जाएंगे और सारे धान वहां लगा लेंगे। अगले दिन फिर दूसरे के यहां जाएंगे, सारे के सारे लोग वहां धान लगा लेंगे। यानी सारे लोग मिलकर एक व्यक्ति के यहां काम करेंगे और फिर बाकी के लोग दूसरे व्यक्ति के यहां जाके काम करेंगे। तो आपसी सहयोग से ये जो मुफ्त श्रमदान वाली प्रथा है इसे ही पौड़ियाल या पड़ियाल प्रथा कहते हैं। कुछ जगहों पर इसे पड़ियाल प्रथा भी लिखा गया है, इसको भी याद करना है। उत्तराखंड में आज भी काफी ज्यादा चलती है। कई बार होता है गांव में आज भी, अगर आप देखेंगे कि जैसे किसी ने अपने सारे धान लगा लिए, बगल के कोई किसान है उनके खेतों में भी धान लगी रहे हैं, तो यहाँ के जो लगा चुके हैं वो सारे इनके यहाँ चले जाते हैं इनकी मदद के लिए। ठीक है, अगला, तो यहां पर पूछा था कौन सा सही है, तीनों के तीनों आपके सही होंगे। विवाह के उपरांत लड़की को विवाह विच्छेद यानी तलाक की स्वतंत्रता देने वाली छूट प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, विवाह के बाद लड़की को तलाक की आजादी देने से संबंधित एक प्रथा जिसे कहते हैं छूट प्रथा, और यह चलती है ज्यादातर जो जौनसार भाबर का इलाका है। तो यह किससे संबंधित होगी? जौनपुर क्षेत्र से संबंधित होगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यानी इस इलाके में इस प्रथा के तहत महिलाओं को तलाक करने का अधिकार या सामाजिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जौनसार भाबर या जौनसार क्षेत्र के विशिष्ट सामाजिक प्रथाओं के संबंध में सूची को सूची 2 से आपने मिलाना है। कुछ प्रथाओं को हमने देखा, कुछ और नई प्रथा है उनको देखेंगे, कुछ पेपर में आ भी चुकी है तो उनको भी जानेंगे। इधर है प्रथाओं के नाम, दूसरी तरफ इनके स्वरूप या इनकी मुख्य विशेषता। पहला, ज्वाड़ प्रथा, यह पेपर में आ चुकी है। ज्वाड़ प्रथा का संबंध किससे है? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने से संबंधित यह प्रथा है। जौनसार क्षेत्र या जौनपुर क्षेत्र में यह चलती है। ठीक है, तो ज्वाड़ प्रथा का संबंध किससे है? महिलाओं को संपत्ति के अधिकार में हकदार मानना या उनको संपत्ति का अधिकार देना। ठीक है,
दूसरी है छूट प्रथा, इसके बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, महिलाओं को तलाक के लिए लड़की को दी जाने वाली आज़ादी, यानी ये सही है। पहले का क्या है हमारा, पहले का 2 है, दूसरे का 3 है। तीसरा है सल्टवाड़ा प्रथा। सल्टवाड़ा प्रथा क्या है? सल्टवाड़ा प्रथा भी जौनसार जौनपुर क्षेत्र में चलती है। लड़का पैदा होने पर उसके मामा के घर ले जाने की प्रथा को कहते हैं सल्टवाड़ा प्रथा, ठीक है। और चौथा है मातृ प्रथा। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बंधुआ मजदूरी की प्रथा को मातृ प्रथा कहा जाता है। जौनपुर क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी के तौर पर यह प्रचलित प्रथा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसमें कर्जदार जो साहूकार होते हैं उनकी बनी होती है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? इससे संबंधित है। तो पहले का 2 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 1 है, चौथे का 4 है। 2, 3, 1, 4 हमारा आंसर है जो आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। जौनपुर तथा जौनसार भाबर की सामाजिक संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रथाएं हैं, चलिए देखते हैं। अच्छे से आपका रिवीजन भी होगा और कई सारे कॉन्सेप्ट भी आपको पता चलेंगे। जयाड़ प्रथा, इसको ज्वाड़ करना, ये ज्वाड़ यहां पे लिखा हुआ है, ज्वाड़ प्रथा। इसके अंतर्गत जौनपुर क्षेत्र में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, पहला बिल्कुल सही है। छूट प्रथा, जौनपुर में महिलाओं को विवाह विच्छेद की स्वतंत्रता है, यह भी सही है। जौनपुर में बालक के जन्म होने पर उसे मामा के घर ले जाने की रस्म सल्टवाड़ा प्रथा कहलाती है, यह वाला भी सही। तीनों के बारे में हमने जाना। कई बार वो डायरेक्ट प्रथा दे देगा कि ये किससे संबंधित है, किस इलाके से संबंधित है, इसमें होता क्या है। कई बार वो इस तरीके से आपको कथन देगा और कहेगा क्या ये सही है। कई बार ऐसे मिलान करने के लिए देगा, जैसे हमने ऊपर अभी मिलान किया। यहां पर आपके तीनों सही होंगे। अगला, जौनपुर में खुशी या शोक के अवसर पर बाज़गी समुदाय द्वारा बजाए जाने वाला विशेष संगीत किस प्रथा के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जौनसार जौनपुर क्षेत्र में खुशी या शोक के अवसर पर एक विशेष प्रकार का संगीत बजाया जाता है बाज़गी समुदाय के द्वारा, और इस संगीत बजाने की जो प्रथा है इसे कहते हैं चौहते प्रथा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। जौनसार जौनपुर क्षेत्र में सूचना प्रसार एवं संचार से जुड़ी प्राचीन प्रथाओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चलिए यहां पे देखते हैं। फिर से स्टेटमेंट है, कौन सा वाला गलत है आपने बताना है। पहला, चौहते प्रथा, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं तो आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चौहते प्रथा के अंतर्गत खुशी अथवा शोक के अवसर पे बाज़गी द्वारा विशेष प्रकार का संगीत बजाया जाता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरी है नमती प्रथा के अनुसार गांव में बाज़गी द्वारा सुबह 5 तथा शाम 10 बजे जागने व सोने संबंधित सूचना ढोल से दी जाती थी, पहले चलती थी ये प्रथा, ये भी सही है। इसे नमती प्रथा कहते थे, जिसमें बागजी समुदाय के लोग या बागजी जो लोग होते थे वे ढोल के माध्यम से लोगों को जगाते थे। इस प्रथा को कहते थे नमती प्रथा। तीसरा, परिप्रथा के तहत जौनसार क्षेत्र में उच्च वर्गीय व्यक्ति को सूचना ले जाने का दायित्व दिया जाता था, ये वाला गलत है। जो परिप्रथा है ये भी जौनसार क्षेत्र में चलती थी। यहां पर सूचनाएं लाने का, इंफॉर्मेशन ले जाने का, लाने का जो काम होता था निम्न वर्गीय व्यक्ति को दिया जाता था इस प्रथा के तहत, परिप्रथा। यानी बेसिकली परिप्रथा का संबंध किससे है? आपको इंफॉर्मेशन लाने ले जाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, किस प्रथा के तहत? परिप्रथा के तहत। तो ये वाला गलत है। चौथा, ब्यूरा प्रथा, इसमें जौनसार रवाई क्षेत्र में परिवार के मुखिया के समक्ष दिन भर के कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है कि आपने दिन भर में क्या किया, आप परिवार के प्रमुख के सामने बताएंगे, ये वाला सही है। केवल तीसरा वाला आपका गलत है। तो किस प्रथा में क्या होता है, कौन इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगला, जौनसार क्षेत्र में वादी प्रतिवादी के समक्ष दीप जलाकर तथा 3 या 5 बार फूंक मारकर बुझाने से संबंधित ईश्वरीय न्याय प्रणाली कौन सी है? तो जौनसार क्षेत्र में भी एक न्याय के लिए एक प्रथा चलती है, जिसमें जो वादी होता है, जो प्रतिवादी होता है, यानी जो आरोपी है और जो आरोप लगाने वाला है, दोनों के सामने दीप जलाया जाता है। दोनों को मौके दिए जाते हैं 3 या 5 कि फूंक मार के आप इसको बुझाएं। ईश्वरीय न्याय प्रणाली इसको माना जाता है। जिसकी फूंक से दिया बुझ जाता था उसे दोषी मान लिया जाता था, ठीक है। 3 या 5 बार फूंक मारने को कहा जाता था दोनों से। ये जो प्रथा है जिसमें ऐसा होता था, इसे फड़वासा प्रथा कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यह भी एक दैवीय न्याय प्रणाली से इसको जोड़ा जाता है, जिसमें दोनों के
एक एक दिया दिया जाता है दोनों को और एक निश्चित दूरी से दोनों को उसमें फूंक मारनी होती है। फूंक से दिया बुझा देने पर दिया जलाने वाले को दोषी माना जाता था। यानी अगर आपने दिया जलाया है और उस पर अब मैं इधर से फूंक मारूंगा, अगर मैंने उसको यहां से बुझा दिया तो जिसने वो दिया जलाया है वो दोषी। यही सामने होगा, यहां पर मेरा जलाया हुआ दिया होगा, इधर से अगर आपने उसको बुझा दिया फूंक मार के तो जिसने इस दिए को जलाया वो हो जाएगा दोषी। ठीक है, तो यह है फड़वासा प्रथा। क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सी एक न्याय प्रथा है। तो फड़वासा प्रथा जो है एक प्रकार की न्याय प्रथा है। ठीक है, न्याय संबंधी है। उत्तराखंड की पारंपरिक न्याय प्रणालियों और दिव्य परीक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तो यहाँ की पारंपरिक न्याय प्रणाली खासकर जौनसार क्षेत्र की जौनसारी जनजाति से संबंधित, फिर से यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं, देखिए। लूण लोटा प्रथा, खुमरी के सामने, खुमरी संस्था जो है ये भी यही चलती है ज्यादातर, खुमरी के सामने भरे लोटे में नमक डाला जाता है और दोषी व्यक्ति के नमक की भांति नष्ट होने की मान्यता यहां पर मानी जाती है। बेसिकली लोटे में पानी भर करके उसमें नमक को मिलाया जाता है और कहा जाता है कि नमक जैसे पानी में घुल जाएगा ऐसे ही जो भी दोषी होगा दोनों में से वो उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा जैसे पानी में नमक नष्ट हो गया है या गायब हो गया है। ठीक है, तो इस प्रथा को कहते हैं लूण लोटा प्रथा। फड़वासा प्रथा अभी हमने पढ़ा, वादी प्रतिवादी को निश्चित दूरी से एक एक जलता दिया बुझाने के लिए 3 या 5 बार फूंक मारने को कहा जाता। आंतरणा पेड़ना, शौका वर्ग में 2 प्रगणों के बीच मतभेद सुलझाने हेतु आयोजित होने वाली एक रस्म। इसको भी याद करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आंतरणा बेड़ना। यह शौका जनजाति यानी भोटिया जनजाति की एक इंपॉर्टेंट न्याय प्रथा है। इसमें बेसिकली 2 प्रगणों के बीच में अगर कोई मतभेद हो जाए तो उसके लिए इस प्रथा को इस्तेमाल होता था, उसके लिए इस रस्म का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आंतड़ा बेड़ना। तो पूछा है इनमें कौन कौन से सही हैं आपके, तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। जौनसार एवं शौका समुदाय के रीति रिवाजों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो चलिए अब फिर से यहाँ पे जौनसार और भोटिया जनजाति के रीति रिवाजों के बारे में, उनकी प्रथाओं के बारे में सवाल है। देखिए, जौनसार में विवाहित बहनों को उपहार देने की रस्म को समौण कहते हैं। क्या ये सही है? ये वाला आपका सही। उत्तराखंड में चैत्र के महीने में जो विवाहित बहनें होती हैं, विवाहित महिलाएं होती हैं, उनके मायके से उनके लिए कुछ भेजा जाता है जिसे कलियो या भिटौली के नाम से जाना जाता है। जौनसार क्षेत्र में इसी प्रकार की प्रथा को समौण कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसे कुशियोल भी कहते हैं, इसको भी याद करना है। ठीक है, कलियो भी कहते हैं, भिटौली भी कहते हैं, कशियोल भी कहते हैं और जौनसार क्षेत्र में समौण भी कहते हैं। पूर्वी शौका वर्ग में ज्येष्ठ पुत्र को 20 वर्ष की आयु में मान्यता देने हेतु बढ़ानी या बुढ़ानी समारोह आयोजित होता है। ये वाला भी सही है। शौका जनजाति में जब परिवार का जो 20 साल का लड़का है वो बड़ा हो जाता है, 20 साल की उसकी उम्र हो जाती है, तो एक समारोह आयोजित किया जाता है आधिकारिक तौर पर बताने के लिए कि यह अब 20 साल का हो चुका है। इसे ही बढ़ानी या बुढ़ानी कहा जाता है। ठीक है, शौका वर्ग में 2 प्रगणों के मतभेद सुलझाने की रस्म आंतरणा बेड़ना कहलाती है। ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी हमने जाना था, शौका जनजाति में है, 2 प्रगणों में अगर मतभेद हो जाए तो उनको खत्म करने के लिए होता है। ठीक है, यहां पर भी आपके तीनों सही होंगे, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके की इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे देखा। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रथाएं बची हुई हैं, अगली क्लास में हम उनको भी कवर करेंगे और फिर अगले टॉपिक की भी शुरुआत कर जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।